गाइस, आज आपको बताएंगे कोलॉन्स लॉ, द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ओके, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लॉ इंस्पायर्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लॉ यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लॉ मीडियम डिपेंडेंट है, अनलाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लॉ डिपेंड करता है जो उसके दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है, और वो जो मीडियम की खास प्रॉपर्टी होती है, स्पेशलिटी होती है, वो होती है इसकी परमिटिविटी। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा डायरेक्टिव कांस्टेंट, जो रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलॉन्स लॉ। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थर्ड लॉ में आपने देखा था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें देखोगे कि ये कोलॉन्स लॉ एग्री करता है, फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कोलॉन्स लॉ। तो अब मैं आपको बता दूं जो मैंने आपसे सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है, कि ये जो लॉ है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रखा हूं, और वो क्वेश्चन जो मैंने आपको इसी में ये जो क्वेश्चन पूछे आपसे, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलॉन्स लॉ क्या होता है, और इसमें आपको आखिर में ये बताना है कि ये जो कोलॉन्स लॉ है ये एग्रीमेंट, वेरी क्लोज एग्रीमेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिए, इसलिए इन क्वेश्चंस का आपको जवाब चाहिए तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और आखिर में आपको इनका जवाब मिलेगा। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कोलॉन्स लॉ। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इंस्पायर्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ा था आपने? दिस Newton's law of gravitation is the force between two mass bodies. Mass bodies के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऐसे ही हमने ये देखा, हमने नहीं, कोलॉम्ब ने देखा कि जो मास बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, ऐसे ही चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं कोलॉम्ब्स फोर्स, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कोलॉम्ब्स फोर्स, कोलॉम्ब्स फोर्स। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये था ऐसे ही हमने जो ये कोलॉम्ब्स हैं इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ऐसे ही तो किसी दो चार्ज बॉडीज के बीच में भी क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। इसके मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नोट किया उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया। फिर इन्होंने देखा कि यही इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। ओके, तो ये बाद में समझ में आया कि चार्ज बॉडीज के बीच में भी फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, कोलॉम्ब्स लॉ। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये डिस्कवर किया, ये पता लगाया कि ये जो फोर्स होता है, जो कोलॉम्ब्स लॉ फोर्स, ये पॉइंट चार्जेस, चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है। ओके, तो अब इसी चीज को हम यहां लिख लेंगे। ओके, तो इसको आप जब डिफाइन करेंगे, स्टेट करोगे इसको, तो आप ऐसे बताओगे, द फोर्स exerted between two point charge placed, कहां रखा गया इनको, placed in, देखो ये हम रख सकते हैं दो पॉइंट चार्ज को, कहां, एयर में रखें या किसी दूसरे मीडियम में रखें। ओके, तो मैं यहां दोनों बातें लिख देता हूं, एयर और एक मीडियम, प्लेस्ड इन
एयर और मीडियम में रखता हूं तो ये फोर्स क्या होगा, देन द मैग्नीट्यूड, ओके, द मैग्नीट्यूड और यू कैन से द फोर्स विल बी, ये फोर्स होगा द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of both charges, okay, and inversely proportional to the distance between that, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हेयर Q1 हेयर Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इन दोनों के प्रोडक्ट के, ओके, प्रोडक्ट, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके जो डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। तो यही बातें हम यहां लिख देंगे 1/r²। और यहां ये जो फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड करता है कि इनकी जो चार्ज की स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑफ कोर्स आपको पता है पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ओके। ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और ये किस पे और डिपेंड करेगा, इसका जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है इसके इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली डिपेंड करेगा, ओके। जब हम दोनों को मिला के रखेंगे तो हम इसको क्या सकते हैं, बोलो, Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। इसको यहां से हटाते हैं तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन जाता है Q1 Q2 एंड r², और ये के बराबर होता है 1/4πε0, ओके, और ये होता है 9 × 10⁻⁹, ओके। अब इसकी यूनिट कैसे पता करोगे, आप इसकी यूनिट बताओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। अब ये तो आपको अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एक यूनिट पता करनी हो तो r² इधर ले आओ, Q1 Q2 को नीचे ले आओ, तो आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, या फिर ये हटा के कोलम -2, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये के इसके बराबर होता है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, टॉपिक के शुरू होते ही बताया था मैंने कि यहां आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके। तो जो मैंने शुरुआत में कीवर्ड्स रखे थे वो सारे के सारे आपके सामने 1 by 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं के आपको जवाब भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बीच में बोला था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके। तो यहां ε0 इज, इसको बोलते हैं ε0, और यहां ये जो 0 है फॉर एयर के लिए होता है या वैक्यूम, और ओनली दिस विदाउट 0, ये भी एप्सिलॉन, इसको ε0 बोल देते हैं, ठीक है, नोट बोल देते हैं, और ये ओनली क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर एनी मीडियम। और ये जो मैंने लिखा है एप्सिलॉन, इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और यही दो चार्जेस के बीच में मीडियम की खास स्पेशलिटी होती है, ठीक है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जिसकी वजह से ये क्या लगाता है, फोर्स एक्सर्ट कर पाता है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम रखा है, ये उसकी एक, इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि इसकी वैल्यू ज्यादा हुई, परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा हुई, तो इसके कारण फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां से आपको दिख भी रहा है कि ε0 नीचे है, ओके। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F = 1/4πε0 और Q1 Q2 डिवाइड बाय r², ओके। तो ये
होता है, और इसमें आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी इनवर्सली है, ठीक है, और इसलिए ये इसके क्या हो जाता है, इनवर्सली। यदि ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, ये फोर्स की कम होगी। ओके, तो फोर्स ज्यादा कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, कम हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। ओके, हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके। तो ये क्रस्टिक्स होता है, फीचर होता है किसका, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का एक होता है, ठीक है, विच डिटरमाइन, जो ये बताता है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ये उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। ओके, तो यहां जो मैंने बताया ये फोर्स क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बताया मैंने इसमें, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मतलब क्या हुआ, 1/4 पाई से मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो। कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इसके इस तरफ, ठीक है, 2 डायमेंशन कैसा होता है, 1 2। अब आपको पता है एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सर्ट करता है तो किसी एक डायरेक्शन में तो करता नहीं है, इन ऑल डायरेक्शन में आपको पता है पूरा एंगल 2 पाई, पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई ऐसे। तो अब ये तो इस तरफ हो गया, तो अब फोर्स इस तरफ भी एक्सर्ट होता है, हर डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं 4 पाई। लेकिन दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन में होगा तो इसमें सारे जो लाइन ऑफ फोर्स हैं वो तो एक्ट नहीं करेंगे ना भाई। ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये तो हर डायरेक्शन में करेगा, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल के साथ में आपको बताना है कि केवल इसके अंदर केवल इसकी एक वन लाइन ऑफ फोर्स है। ओके, तो इसलिए यहां इसलिए लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि 4 पाई की वन पार्ट, 4 पाई मतलब 4 पाई इन ऑल डायरेक्शन का वन पार्ट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इसकी परमिटिविटी इन एयर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और वो फिर आपने क्या लिख दिया है Q1 Q2 एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये कोई मीडियम लगा देते हैं, ठीक है, और इधर से हम देखते हैं कि ये और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो बीच में हमने कोई मीडियम लगा दिया। जैसे हम मीडियम लगाते हैं तो अब ये इसके कुछ पोर्शन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, फोर्स के कुछ पोर्शन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये इसकी अमाउंट को क्या कर देता है, अमाउंट को क्या कर देगा, जब बीच में आप मीडियम रखोगे तो अमाउंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए ये इसकी परमिटिविटी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक यही बात ध्यान में रखनी है कि परमिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि ये परमिट कर रहा है, चार्ज को परमिट कर रहा है, ठीक है। परमिटिविटी यहां ये है कि ये जो एक्सेस और जो जो हमें अननेसेसरी है वो उसको परमिट कर रहा है, और फोर्स को क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है, कम कर रहा है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, बीच में मीडियम रखा, मीडियम रखने की वजह से ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है, जो दूसरे एक्सटर्नल इफेक्ट्स लग रहे हैं, ये उसको परमिट कर रहा है, और ये जो इस वाले फोर्स को क्या करेगा, कम कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। इसलिए परमिटिविटी क्या होती है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, आप फिर मैं वही बता रहा हूं, परमिटिविटी को आप ये ना समझना कि ज्यादा परमिट है, ज्यादा परमिशन दे रहा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। उल्टा है, इसके अंदर परमिटिविटी ज्यादा हुई तो फोर्स की मात्रा क्या हो जाएगी, फोर्स की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें मैंने आपको यहां भी बताया, ठीक है। तो ये यहां इससे मतलब है कि हर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, हर डायरेक्शन अंदर फोर्स लगना मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, हर डायरेक्शन में 4 पाई हर डायरेक्शन में, एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी, ठीक है। और 1 पाई मींस इसका 1/,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसके, ठीक है। तो यहां ये बन जाता है। ओके, तो अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज इक्वल टू 8.85 10 रेज माइनस 12 और इसकी यूनिट कहां से लिखोगे, बताओ। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो इसको याद रखते हो बताओ, कॉलम स्क्वायर न्यूटन -1 और ये क्या हो जाएगा, मीटर भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीटर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसकी आप ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो। ओके, और फिर ये वैल्यू इसमें रखते हैं, इसके अंदर इस एप्सिलॉन की जगह रखते हैं 4 पाई की वैल्यू रखते हैं, तो हमें के की वैल्यू क्या मिलती है, 9 × 10 रेज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और ये क्या है, के की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स असर करता है कि नहीं, कि जब इसके बीच में कोई मीडियम रखते हैं। तो मैंने अभी बताया कि हाँ, जब हम इसके बीच में कोई मीडियम रखते हैं तो इसकी वजह से आपको फोर्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, और वही तो हमने बताया परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने नहीं देखा था कि जब आप दो मास बॉडीज के बीच में कोई मीडियम बदलते हैं तो उसके बीच में बिल्कुल भी फोर्स पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस पे पड़ता है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। यहां एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्वेश्चन यहां ये पूछा जाए कि क्या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो क्या असर पड़ता है, उस पर असर पड़ता है यदि कोई इसके अलावा कोई और सिस्टम ऑफ चार्जेस रख देते हैं। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि इन दोनों के फोर्सेस पे असर नहीं करेगा, इन दोनों के फोर्सेस पे असर नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा कि वो इसके इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो इन दोनों के फोर्सेस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, और यहां स्पेशल लिखोगे NOT करके, आप इसको नोट करोगे। ओके, और क्या आप नोट करोगे, आप बताओगे द फोर्सेस, कौन सा फोर्स है, ये जो कूलम्ब फोर्स है, ये तो कूलम्ब फोर्स है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट किसके इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, किसी दूसरी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इन दोनों के फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इसके साथ में फोर्स लगा सकता है, वो इसके साथ में फोर्स लगा सकता है, लेकिन इसके फोर्स को कोई असर नहीं करेगा। कब तक कि जब तक कि आप इसको इसके टच ना कर दो। टच करोगे तो हो सकता है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो जाए, वो जो चार्ज है वो इसके टच कर दो। ठीक है, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज इसको टच कर दो या इसको टच कर दो, तो हो सकता है इसके अमाउंट ऑफ चार्ज में कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन आपने कुछ सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, you will say the force between two charges is independent. The force between two charges can't be affected by the presence of any another charge. Okay, तो मैंने आपको ये बताया। ओके, परमिटिविटी क्या होती है। ओके, और अब इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि यदि इसी चार्जेस को, इन दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में रखते हैं, इन चार्जेस को हम किसी मीडियम में रखते हैं, तो अब इनके किसी मीडियम में रखने की वजह से देखो, अभी मेरे को एकदम से शॉक लगा, जैसे मैंने इसको टच किया मेरे को शॉक लगा। अब अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको जब लेक्चर में बताया था मैंने कि जब हम फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से इसमें कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप होने की वजह से अब मैं एक चार्ज बॉडी हो गया, जिसमें इसको टच करता हूं तो मेरे को क्या लगा, एकदम से शॉक लगा। ओके, ये मैंने आपको बताया। देखो आपके पास एक लाइव एग्जांपल मिल गया है। ओके, अब यदि इन टू चार्जेस को हम किसी मीडियम के किसी दूसरे मीडियम से इंसर्ट कर देते हैं, तो अब इससे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन इज
द परमिटिविटी, दिस इज द परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए हम ऐसा यूज करेंगे, ओके। और ये जो यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, इसे हम नाम देंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। ये हम इसे नाम देंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब जब ये एयर रखा होता है तो हम ये यूज करते हैं, और कोई दूसरा मीडियम रखा होता है तो हम इसके अंदर ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम इसके अंदर कोई दूसरा मीडियम यूज करते हैं तो इसको आपको समझने के लिए एक जरूरी बात ये देखनी पड़ेगी कि द रेशियो, एक इसके अंदर आपको एक इंपोर्टेंट टर्म समझनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप बताओगे इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन एयर और वैक्यूम to the force in any medium, ओके। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। सो दिस इज नोन एज ER, रिलेटिव, R4 है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन एयर या वैक्यूम का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर एंड डिवाइड बाय, अब बताओ इसके लिए क्या यूज करोगे, किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने आपको भी बताया नोट लग जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी 4 किसके लिए होगा, ठीक है, फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम। हम वैक्यूम और एयर को क्या मान लेते हैं, काफी रिजेंबल करते हैं, मान लेते हैं जैसा, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हाँ, इसके अंदर चार्जेस की जो स्ट्रेंथ है वो हमने नहीं बदली है, Q1 एंड Q2, और इनके बीच में हमने क्या नहीं बदली है, डिस्टेंस भी नहीं बदली है। ये सारी चीजें वही की वही है, लेकिन हमने बदला क्या बदला है, इनके बीच में हमने मीडियम कोई दूसरा इंसर्ट कर दिया है और इसकी वजह से सारा कट गया है, 4 पाई कट गया है। और हम देखते हैं अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, ओके। 1 देखो एप्सिलॉन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा। तो यही एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, ER, E एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोलेंगे, एक और नाम देंगे जिसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। और ये हो जाएगा K इज समथिंग E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बताओ भाई, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ, K एप्सिलॉन अपॉन, ओके। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, क्या यूनिट होगा रिलेटिव परमिटिविटी, भाई ऊपर भी रिलेटिव परमिटिविटी, ऊपर भी परमिटिविटी है, नीचे भी परमिटिविटी है, दोनों की परमिटिविटी सभी की एब्सोल्यूट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिटलेस, ओके, कोई नंबर होगा। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, इसी को आगे लिखना चाहो तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग यहां ये जानने को मिलती है कि ये जो एप्सिलॉन है, ये जो परमिटिविटी है, किसी मीडियम की परमिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। यदि K की वैल्यू ज्यादा तो इसकी परमिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो आपको पता है परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो पता क्या होगा, परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो इस एप्सिलॉन की जगह क्या सकते हो आप, एप्सिलॉन क्या सकते हो आप, बोलो 4 पाई K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इधर देखोगे आप, इसके अंदर ये K टाइम्स हो जाती है, ठीक है, 1/K टाइम्स, सॉरी 1/K टाइम्स हो जाती है। तो अब K की वैल्यू बढ़ेगी, K की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू है वो सबसे कम किसके लिए होती है, आपको पता है सबसे कम किसके लिए होगी, ये K की वैल्यू किसके लिए होगी, एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। और K की वैल्यू यदि बिल्कुल कम हो गई है, K इज 1, लगभग 1 होती है, ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1 होती है, किसके लिए, फॉर एयर,
एक के लिए के की वैल्यू लगभग क्या होती है 1 होती है, इसीलिए के की वैल्यू 1 करोगे तो ये एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन एयर, तो इसके बराबर हो जाएगा यदि के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये के की वैल्यू पे डिपेंड करता है और हर सब्सटेंस की जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अलग अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें वाटर की बात करें तो वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कई बुक में आपको 80 मिल सकता है, 81, तो यदि आपको न्यूमेरिकल मिलती है तो ये वैल्यू आपको वहां मिलेगी आपको, ठीक है। या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस यूज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आई मीन उसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम इसके अंदर यूज करते हैं क्या, दूसरा मीडियम यूज करते हैं, तो दूसरा मीडियम यूज करने पर उसके बीच में फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा उसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ओके, तो ज्यादा फोर्स कब होगा, बताओ ज्यादा फोर्स कब होगा, ज्यादा फोर्स कब होगा जब के की वैल्यू कम हो, के की वैल्यू ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखने से मिल रहा है। ओके, तो यहां आपको ये बात समझ में आएगी कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम एक डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट, जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या होगा। चलो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, देखो फोर्स पढ़ा है आपने 1/4πε0, ठीक है, आप ये ऐसे यूज कर लो, एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R², तो एप्सिलॉन इधर ले आओ और 1/4πf इधर ले आओ, ठीक है, फोर्स को इधर ले आए, E को इधर ले आए, ठीक है, एप्सिलॉन को, सॉरी इसको आपको एप्सिलॉन बोलना है, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा R²। ओके, तो अब देखो भाई 4π क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या होते हैं, व्हाट इज Q1 Q2, Q1 Q2 क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो आपने पढ़ा था I इक्वल क्या होता है Q/T, यानी Q इक्वल क्या हो जाएगा I/T, I क्या किसका, I का एम्पियर हो जाएगा, T का क्या हो जाएगा, बोलो भाई T, डायमेंशनल फॉर्मूला में इसको ऐसे लिखते हैं AT, तो 2 AT हो गए, तो A यहां क्या हो जाएगा F की तौर पर, ये तो कांस्टेंट है, AT क्या हो जाएगा AT, और यहां क्या हो जाएगा बताओ भाई, डिस्टेंस के तौर पर क्या आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, और फोर्स डाउन नीचे है तो फोर्स में क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ML माइनस बताओ MLT-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो आप देखते हैं इसके अंदर सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, A² T², ठीक है, और L क्या हो जाएगा L3 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा L का -3 हो जाएगा, और ये T-2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा T का 4 हो जाएगा, और M-1 हो जाएगा, ठीक है, A² रख दिया आपने, T² रख दिया है, इसके बाद M, ओके, M ऊपर चला गया, -1 हो गया A का, और A का स्क्वायर ऊपर है T नीचे से ऊपर जाके, और ये LL था, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी। ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला करते हैं, आपको बशर्ते इसकी एक जो इसका फॉर्मूला है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, उसके बाद तो आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आपको अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे जो कीवर्ड्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, मैंने जो आपको यहाँ लिखे हैं सारे कीवर्ड्स क्लियर होते जा रहे हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीडियम इंडिपेंडेंट है, ठीक है कि नहीं है, डिपेंडेंट है ऑफ कोर्स, उसके बाद परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ द वेक्टर